हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का पार्ट टू है। पार्ट टू मतलब मेरा सेकंड वीडियो है ये, और इसमें हम ग्राफिकल मेथड डिस्कस करेंगे। हालांकि हमने पिछले वीडियो में भी आपको ग्राफिकल मेथड के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये एक और वीडियो मैंने बनाया है ग्राफ्स के ऊपर। कुछ और क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस कर लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर हो जाएगा, और हम सीख जाएंगे कि कैसे ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि हम सॉल्व करते हैं किसी भी जो दी गई इक्वेशंस हैं उनको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, यानी ग्राफ्स बना के सॉल्व करते हैं। तो इसमें मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ मैं यहाँ पर क्योंकि हमको ना मैं आपको ग्राफ थोड़ा आसानी से समझा पाऊँगा और टाइम भी कम कंज्यूम होगा। एग्जाम्पल 1 है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही एग्जाम्पल है। ओके, तो इसमें ये एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, तो मैं वर्ड प्रॉब्लम ना लेकर सीधे इक्वेशन ले रहा हूँ। तो इसमें एक इक्वेशन है हमारी x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और एक इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। सपोज कीजिए आपको एग्जाम में आ जाता है कि सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। ग्राफिकली मतलब आपको ग्राफ से सॉल्व करना है। ओके, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस 2y इक्वल्स टू कितना होगा? 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 2y। आपको क्या करना है, या तो x को y की टर्म्स में चेंज कर लो या y को x की टर्म्स में, आपको जो कन्वीनियंट लगता है। जैसे अगर कोई चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, y इज इक्वल टू एक्स बाई टू। वाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना x बाई टू, ये भी लिख सकते हैं, या x इज इक्वल टू 2y भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद में क्या कर लेना है, आपको एक टेबल ड्रॉ कर लेनी है वैल्यूज़ के लिए। तो आपने एक x ले लिया और क्या ले लिया, y। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपका 0 पुट करने से इंटीजर आ रहा है तो आप इंटीजर ले लेंगे। पहला रूल तो ये भी बताया था मैंने। जैसे अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ यहाँ सिंपली, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 मल्टीप्लाइड बाई 0। 2y का मतलब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाई y। तो अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बच्चों? यहाँ पर 0 आ जाएगी। उसके बाद में एक और कोई वैल्यू ले लो आप x की। मान लीजिए आपने x की वैल्यू ले ली 1 या 2 ले ली, सॉरी y की वैल्यू ले ली आपने 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। अगर आप माइनस में एक आप वैल्यू लेना चाहते हैं तो मैंने कहा 2 अगर आपके पॉइंट्स आ गए हैं तो 2 पॉइंट्स से आपकी लाइन क्या हो सकती है? ड्रॉ। ओनली 2 पॉइंट्स आर नीडेड टू ड्रॉ ए पर्टिकुलर लाइन। आपको पता ही है 2 पॉइंट से हमारी लाइन ड्रॉ हो जाती है। लेकिन मैंने कहा था, रिकमेंड ये किया था कि हमेशा 3 पॉइंट ले लेना, क्योंकि 3 पॉइंट लेने से ये बेनिफिट होता है अगर आपके तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाते हैं तो इसका मतलब 99.9% आपका करेक्ट है। अगर आपके 2 पॉइंट्स लाइन, क्योंकि 2 पॉइंट्स तो हमेशा क्या होता है, मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको समझाया था कि 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। 2 पॉइंट्स तो हमेशा एक ही लाइन में आएंगे, तो आपको अगर गलती हुई भी है तो पता नहीं लगेगा। लेकिन अगर तीसरा पॉइंट अगर अलग आ रहा है, वो लाइन पे नहीं पड़ रहा है कोई भी एक पॉइंट, तो इसका मतलब ये है कि हमसे कहीं मिस्टेक हो गई है, तो वो पता लग जाती है हमको। तो ज़्यादा अगर आप बेहतर रहेगा कि अगर आप 3 पॉइंट्स ले लें। तो y की एक और वैल्यू पुट कर लो। चलो एक हम माइनस में भी एक कोई वैल्यू ले लेते हैं चाहे तो हम, ठीक है। तो y की वैल्यू सपोज करो मैंने ले ली -1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? -2। यहाँ पुट करना है, इस वाली इक्वेशन से ला रहा हूँ। शायद समझ रहे हो ना आप लोग, सभी समझ रहे होगे इस बात को कि y को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू 2y। y को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो x 0 आ जाएगा, y को 2 पुट करूंगा x 4 आ जाएगा, y को -1 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? -2 आ जाएगी। अभी ड्रॉ करना बहुत आसान है, आपने 9th क्लास में भी ये क्या किया हुआ है? ड्रॉ किया हुआ है। तब आपको क्या होती थी, आपकी एक सिंगल इक्वेशन दी होती थी, और सिंगल इक्वेशन के लिए ना एक ही इक्वेशन दी होती थी, और ड्रॉ आपको कहा जाता था क्वेश्चन में कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2, जो सेकेंड इक्वेशन है आपकी, उसमें आपको क्या करना है? 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो x को उधर ले जाओ, चाहे y को उधर ले जाओ, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर 3x को मैंने इधर रखा और इसको लिख दिया 20
-4y। तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 4y अपॉन 3। ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब इसमें हमको वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया था कि आप x को या y को 0 पुट कर लो। अगर आपने यहाँ पर क्या किया, सपोज मैंने यहाँ पे y को 0 पुट कर लिया, तो अगर y को मैं 0 पुट करता हूँ यहाँ पर तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 20 माइनस 0 अपॉन 3। तो 20 माइनस 0 अपॉन 3 क्या आ जाएगा, 20 अपॉन 3। तो इस तरह की वैल्यूज़ को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि 20 अपॉन 3 को लोकेट करना क्या होगा, मुश्किल होगा। 20 अपॉन 3 की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, डेसिमल्स में आएगी। तो उसको लोकेट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, है ना। जैसे अगर 1.5 आती है या 4.5 आती है तब भी आप लोकेट कर सकते हो, क्योंकि 4.5 कहाँ एग्जैक्टली किस किस के बीच में लाई करेगा, 4 और 5 के। लेकिन 20 अपॉन 3 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो आएगी 6.66666। तो उस तरीके से आपको इसको लोकेट करना क्या होगा, मुश्किल। तो ऐसी वैल्यूज़ दो जो आपकी इंटीजर्स में आ जाएं, और इंटीजर्स में आ जाएंगे तो उनको लोकेट करना क्या होगा, बहुत ही आसान होगा, ठीक है। और एक और पॉइंट मैंने कहा था कि वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ताकि आपको स्केल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। एक और एग्जांपल मैं इस तरह का आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर मैं सपोज करो यहाँ पे y को क्या ले लेता हूँ, 5। तो 5 फोर्स क्या आ जाएंगे तुम्हारे, 5 फोर्स आ जाएंगे 20। 20 माइनस 20 क्या आ जाएगा, 0। 0 अपॉन 3 क्या आ जाएगा, 0। यानी कि y को 5 लेने से x क्या आ जाएगा, 0। या आप यहाँ x को 0 ले लो यहीं पे। अगर आप x को देखो यहाँ पे 0 ले लेते हो, तो यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको एक बॉक्स में। यहाँ 3x इज इक्वल टू कितना था आपका, 20 माइनस 4y। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप y को ही पुट करो, आप x को भी पुट कर सकते हो। अगर x को आप 0 पुट कर दो x को 0। ये शो करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप रफ वर्क कर सकते हो इसको। 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, 20 माइनस 4y। तो ये तो 0 आ जाएगा, 20 माइनस 4y। 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 4y। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है। तो ये जो टेबल हम बना रहे थे अभी ये जो टेबल की बात, एक टेबल जो बनाएंगे हम इसके लिए, तो अगर हमने यहाँ x और यहाँ y, x को क्या पुट किया, 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब और कोई वैल्यू सोचो कि जो यहाँ पर पुट करने से हमारी होल वैल्यू निकल के आ जाए। अगर मैं y को सपोज करो 1 पुट करता हूँ, ध्यान देना, y को अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो ये 20 माइनस 4, 20 माइनस 4 आ जाएगा आपका 16 अपॉन 3, जो कि होल वैल्यू नहीं होगी। y को अगर मैं 2 पुट करके देखता हूँ तो 4 2 आ जाएगा 8, और 20 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 12 अपॉन 3 कितना आ जाएगा, 4। यानी 2 अपॉन 4। या अगर मैं इसको x को क्या पुट कर दूँ, 2 पुट कर दूँ, सॉरी y को 2 पुट कर दूँ। y को अगर मैं 2 पुट कर दूँ तो 4 2 8, और 12 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 12, वो 20 में से सॉरी 8 गए तो बचेंगे 12, और 12 अपॉन 3 कितना आ जाएगा, 4। यानी कि y को अगर मैं क्या पुट कर दूँ, 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। y को पुट कर दिया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 4 आ जाएगी। ओके, यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अगर एक और वैल्यू, वही मैंने कहा था कि कम से कम आपको 3 वैल्यूज़ ले लेनी है, ठीक है। अगर मैं y को सपोज करो यहाँ पर पुट कर देता हूँ -1, माइनस में पुट करके आप देख लीजिए। तो -1 पुट करूँगा तो ये +4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 + 4 यानी 24, और 24 अपॉन 3 कितना आ जाएगा, 8। यानी कि y को अगर मैंने -1 पुट कर दिया तो ये कितना आ जाएगा आपको, 8 आ जाएगा। अब पॉइंट्स को लोकेट करना तो बहुत आसान है, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 0 5 को लोकेट करने में 4 2 8 -1, ओके। यहाँ पर 0 0 4 2 -2 -1। आप इसी पे मैं बनाकर दिखा देता हूँ आपको। आपकी ये वैल्यू, मैंने हमेशा कहा है कि सबसे पहले ये ज़रूर है, आप ग्राफ कॉपी में भी जब बनाओगे तो x एक्सिस को क्या करना है, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को ही ज़रूर मार्क करना है। मार्क नहीं करते हैं कुछ स्टूडेंट्स,
ये एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई, ये वाई डैश। ओके, अब इसके बाद आपको ये वैल्यूज़ ले लेनी है 1 2। उसमें तो आपका बने हुए होते हैं पूरा 1 सेंटीमीटर के, जो आपका मार्क होता है उसमें 1 मिलीमीटर का भी मार्क होता है, तो वहाँ पर तो और ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, 5 6 7 8 9 आप ले सकते हैं उसके अंदर, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पर भी आप ले लेंगे इसी तरह से 1 2 3 4 5, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब पहली इक्वेशन, पहले फर्स्ट वाले को देखो। अब फर्स्ट में कौन कौन से पॉइंट थे, 0 0 4 2 और -2 -1। 0 0 0 0 आपका ये वाला पॉइंट होता है ओरिजिन। 4 2 x4 और y2 यहाँ आ जाएगा आपका एकदम 4 और यहाँ से 2 4 2। इसके बाद एक पॉइंट था आपका -2 -1, x -2 और y -1, -2 -1 यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो ये आपकी एक लाइन आ जाएगी। ये मैंने बिहाइंड ड्रॉन किया, आपको तो पेंसिल लेनी है और क्या करना है, स्केल लेना है। ठीक है, इस तरह से आपका ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। दूसरे में जो हमारी सेकंड जो लाइन है, अच्छा इस लाइन को मार्क भी कर देना, बता भी देना है कौन सी लाइन थी, x - 2y = 0। इसको ऐसे एरो बना के लिख देंगे कि ये x - 2y = 0 का ग्राफ है ये वाला, ताकि पता लग जाए जो भी चेकर है, जो एवेल्युएटर है, उसको मालूम पड़ जाए कि ये जो लाइन है वो किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। फिर जो सेकंड है 0 5, तो x 0 और y 5, यहाँ पूरे y एक्सिस पे x 0 होता है, ये दिस वन इज 0 5। फिर है आपका 4 2 सेम पॉइंट आ जाएगा ये वाला 4 2। फिर थर्ड पॉइंट है आपका -1 8 -1, x 8 और y -1, तो 8 -1 आपका यहाँ आएगा, यहाँ पर -1 के सामने यहाँ पे 8 -1। तो ये जो आपका ग्राफ आएगा वो देखो ऐसे आएगा, 4 -2 से जाता हुआ बिल्कुल। देखो मैंने हाथ से ड्रॉ किया फिर भी एग्जैक्ट आया एकदम से 8 -1। ये पॉइंट आपका 8 -1 है, x 8 है और y -9 है। तो ये जो पॉइंट था 4 2, x 4 और y 2, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस आई हैं आपकी। कैसी लाइंस आई हैं आपकी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं तो कैसा सॉल्यूशन होता है, मैंने कल भी बताया था, ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। और इसको रिप्रेजेंट फिर मार्क कर देना कि ये किस लाइन उसका इक्वेशन का ग्राफ है, ये वाला 3x + 4y = 20। तो 3x + 4y = 20, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, और ये दोनों लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी। इसका यूनिक सॉल्यूशन है x = 4 और y = 2, क्या है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपने वैल्यूज सही पुट की, एक टेबल सही बना लिया आपने, तो उसके बाद में ग्राफ ड्रॉ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और आप आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हो। 4 मार्क्स में इसका वो आता है। अब देखो आप चाहो तो फिर मैंने कहा कि आप जल्दी से क्या कर सकते हो, फटाफट इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि 4 2 है। जैसे देखो x4 और y2 क्या दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। आप देखो पहली इक्वेशन जो x की जगह 4 करो पुट और y की जगह 2, 4 और y की जगह 2 पुट करोगे तो 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, 4 - 4 क्या आएगा 0, करेक्ट है। x को 4 पुट करो, 4 3 जा कितना आ जाएगा बताओ 12, और यहाँ पे 2 पुट करो, 4 2 जा कितना आ जाएगा 12, 8, तो 12 और 8 20, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपने 20 सेकंड के अंदर मुश्किल से पता लगा लिया कि हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है करेक्ट है और हमारा आंसर क्या है, एकदम से करेक्ट है। तो देखो इसी क्वेश्चन को मैं इसमें भी आपको दिखा देता हूँ, बुक में भी आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट, हम जो चैप्टर कर रहे हैं थर्ड चैप्टर है एग्जाम्पल 1 में कर रहा था, ये दिस वन इज़ द एग्जाम्पल 1। ओके, ये इसमें ग्राफ ड्रॉ किया गया है। देखो पहला जो है इन्होंने ये लिया था y को x/2 ले लिया है, हाफ x। आप देख सकते हैं, आप पास बुक भी होगी, आप उसमें देख लेना। y = 2x था,
ओ सॉरी एक्स इज इक्वल टू 2y था, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2x, और एक हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 था। तो इन्होंने इस तरह से टेबल ड्रॉ कर लिया, आप टेबल देख सकते हैं इसमें। यहाँ पर एक बार x को क्या लिया इन्होंने, y को 0 लेंगे, यहाँ पे x को 0 लेंगे तो y भी 0 आएगा, x को 2 लेंगे तो y कितना आएगा 1, या y को 1 लेंगे तो x क्या आएगा 2। इसी तरह से दूसरी जो टेबल है वो भी इन्होंने ड्रॉ की है 0, 5, 4, 2, एक इन्होंने 20/3। इस तरह की वैल्यूज़ लेना मैं रिकमेंड कभी भी नहीं करूँगा कि इस तरह की वैल्यूज़ लो 20/3 वगैरह, क्योंकि ये डेसिमल्स में आ रही हैं, और डेसिमल्स में आप अगर ऐसी 4.5 इस टाइप की जो वैल्यूज़ आती हैं वो तो आप लोकेट कर सकते हो 4 और 5 के एग्जैक्टली बीच में है। ओके अगर आपने 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले रखा है, तो 4.5 को आप आसानी से लोकेट कर दोगे, लेकिन 20/3 को लोकेट करने में मुश्किल होगी। तब आप गैस लगाओगे और गैस में क्या होगा, फिर एक्यूरेट आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं आ पाएगा। तो इस तरह की वैल्यूज़ को नहीं लेना है। ओके अब देखो इन्होंने ये जो ग्राफ ड्रॉ किया आप देख सकते हैं, ग्राफ जो ड्रॉ किया हुआ है आप बुक में भी देख सकते हो। यहाँ वैसे आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा ये कि ये 0, 0 और ये 4, 2 ये ले लिया मैंने, एक और एक्स्ट्रा वैल्यू ले ली थी। ओके ये आ गया था हमारा, और ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 के लिए इन्होंने ये ग्राफ क्या किया है, ड्रॉ किया है। तो ये 4, 2 पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रही है वैल्यूज़। ओके एक और ग्राफ, एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, एग्जाम्पल 2 आप देखेंगे। रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेज्ड 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। रोमिला एक स्टेशनरी शॉप पे जाती है और उसने परचेज़ की 2 पेंसिल और 3 इरेजर पे, और कितने रुपीज़ दिए उसने, 9। हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर्स विद रोमिला एंड शी ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹18। उसकी जो फ्रेंड है सोनाली, उसने देखा कि उसके पास नई वैरायटी है पेंसिल की और इरेजर की, तो उसने भी फिर परचेज़ की, 4 पेंसिल्स परचेज़ की और 6 इरेजर्स, और उसको कितने रुपए दिए शॉपकीपर को, 18। तो इसको एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली भी। एल्जेब्रिकली का मतलब तो वही है कि आपको इक्वेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो लेट अस डिनोट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज़ मान ली, एक इरेजर की कॉस्ट कितनी मान ली y। अब रोमिला ने 2 पेंसिल ली तो 2 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 2x, 3 इरेजर्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3y, तो 2x प्लस 3y कितना होगा 9, दोनों का मिला के। इक्वेशन बनाना तो आसान है, 9th में ही बनाई है आप लोगों ने। और फिर उसके बाद 4 पेंसिल्स कितने की हो जाएंगी 4x, और 6 इरेजर्स कितने के हो जाएंगे 6y, तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब इसका क्या किया है, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है बिल्कुल उसी तरीके से। देखो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर हम देखें, या 3y कितना हो जाएगा 9 माइनस 2x, 3y कितना हो जाएगा 9 माइनस 2x, और y की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 2x अपॉन 3। यहाँ पे करके बता देता हूँ मैं आपको। देखिए एक तो ये है आपका पेंसिल हमने ले ली, यहाँ पर एग्जाम्पल 2 की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल 2 शॉर्ट में कर देता हूँ, आप लोग लिख लेंगे। पेंसिल ले ली हमने, एक पेंसिल 1 पेंसिल x रुपीज़ और 1 इरेज़र की कॉस्ट ₹y। तो हमारी जो इक्वेशन बनी थी इसमें कि उसने ली थी आपकी 2 पेंसिल्स 2x और 3 इरेजर्स लिए रोमिला ने, और 9 रुपीज़ पे किए। इक्वेशन नंबर 1। उसकी जो फ्रेंड है उसने 4 पेंसिल्स ली और 6 इरेजर्स लिए, तो कितने आएगा 18। अब आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। अब इसमें जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1, थ्री वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 2x। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपकी मर्ज़ी है, आप 2x को भी ले सकते हो, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है आप कर सकते हो। y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x अपॉन 3। अब आप देखो x की वैल्यूज़ पुट करके ना, यहाँ पे आसान हो जाता है, जैसे आपको x को पुट करते जाओ और देखो y की वैल्यू इंटीजर में आ जाए, बस ये देखना है आपको, ठीक है। तो x की वैल्यू जैसे आपने 0 ही ले ली पहले ही, तो अगर आप जैसे ही x की वैल्यू 0 लोगे तो 9 माइनस 0 कितना हो जाएगा आपका, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 9 माइनस 0 अपॉन 3, तो 9 अपॉन 3 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू लेना क्या हो जाएगा आपके लिए आसान।
यहाँ पर y और यहाँ x। तो y यहाँ पर आपने x को लिया 0, तो y कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। और कोई वैल्यू पुट करके देख लो आप। अगर 1 पुट करते हो तो 9 माइनस 2 7/3 नहीं लेनी है, मैंने पहले ही बताया। अगर 2 लेते हो 2 2 4 5/3 ये भी नहीं लेनी है, ठीक है। अगर अब आप लो 3 3 2 6, अगर x को क्या ले लिया आपने 3 ले लिया, तो 3 2 6, तो 9 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 3/3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और कोई वैल्यू लेना चाहो तो वो ले सकते हो। x को अगर आप या यहाँ पर y को आप 0 ले लोगे तो x की वैल्यू 4.5 आ जाएगी। मैंने कहा था एक बार x को 0, तो 4.5 भी आप लोकेट करना आसान है। अगर आप y को यहाँ पे 0 ले लो, y 0 हो जाएगा, तो 9 माइनस 2x कितना हो जाएगा बताओ 0, तो 2x आ जाएगा 9 और x की वैल्यू आ जाएगी 4.5। y को 0 लेने से 4.5, और 4.5 को लोकेट कर सकते हो क्योंकि आप अगर स्केल लोगे ना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो 4 और 5 के एग्जैक्टली बीच में 4.5 आ जाएगा। लेकिन ऐसी वैल्यूज़ मत लो 4.543 इस तरह से आए, तो उसमें क्या है कि वो फिर एक्यूरेसी नहीं रहेगी बिल्कुल भी, और उसमें आंसर भी क्या आएगा करेक्ट आने में प्रॉब्लम आएगी इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से देखो आपको ये एक टेबल बना ली। ऐसे ही दूसरी के लिए भी हम टेबल बना लेंगे 4x प्लस फ्रॉम इक्वेशन 2 6y कितना हो जाएगा बताओ 18 माइनस 4x, तो y आ जाएगा आपका 18 माइनस 4x/6। इसमें भी सिमिलरली एक टेबल हम बना लेंगे। यहाँ पे x और y लेकर ऐसे ही किया गया है इसमें। देखो आप देख लो यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिए इन्होंने 2 ही वैल्यूज़ लिए हैं। मैंने पहले बार बार बोल रहा हूँ कि 3 ले लेना। x को आप 0 पुट किया 3 आ गया, y को 0 पुट किया 4.5 आ गया। यहाँ पे फिर इसी तरह से x को 0 पुट किया 3 आ गया, x को 3 पुट किया y 1 आ गया, और फिर ड्रॉ किया इन्होंने। तो इन्होंने जब ड्रॉ किया है तो आप देख रहे हो, देखो यहाँ पर ध्यान से, एक वैल्यू तो लिया है इन्होंने 0 3, तो यहाँ पर देखो 0 3 एग्जैक्टली 0 3, ये पॉइंट आपको 0 3 आ रहा है। फिर लिया 4.50, तो ये ले लिया 4.50 और ये लाइन ड्रॉ कर दी। ये किसके लिए ड्रॉ किया फर्स्ट इक्वेशन के लिए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। अब आ जाओ सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में 0 3 इसमें भी था, 0 3 इसमें भी था, तो 0 3 आ गया। दूसरा आ गया 3 1, तो 3 1 पे भी फिर इन दोनों को क्या किया लाइन को ड्रॉ किया, तो देखा लाइन के ऊपर ही लाइन आएगी इसमें, एकदम एक ही लाइन के ऊपर, क्योंकि तीनों पॉइंट्स के आ गए इसमें कोलिनियर आ गए ये, ठीक है। 0 3 और 4.50 लिया तो 0 3 4.50। दूसरे में लिया 0 3, ये 0 3 ले लिया, और फिर 3 1, तो ये 3 1 दूसरी इक्वेशन के लिए। तो दोनों ही लाइन क्या आ रही है सेम आ रही है। आप देखो इसमें छोटी सी ना बात एक नोटिस करना आप, जो सेम लाइन्स आती हैं इसका, ये देखो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखोगे कि अगर 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सेकंड इक्वेशन आ जाती है 2 2 4x, 2 3 6y, 2 9 18। इसका मतलब क्या है, अगर इक्वेशन की दोनों साइड्स को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या इक्वेशन चेंज हो जाएगी? नहीं, एक्चुअली दोनों इक्वेशंस क्या हैं सेम ही हैं, ये एक ही कंडीशन है। और जब एक ही इक्वेशन है तो एक ही इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये जितनी भी वैल्यूज़ है ना 0 3 3 1 4.50, ये सब दूसरी इक्वेशन को भी आप रख के देख लीजिए, दूसरी इक्वेशन को भी क्या करेंगी सेटिस्फाई करेंगी। तो इसमें जब आप ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो दोनों एक ही लाइन ही आएंगी। एक ही लाइन इसलिए आएंगी क्योंकि इक्वेशन ही क्या है सेम है। तो जो आपको ऐसे भी पता लग जाएगा यहाँ से देखने से भी कि अगर जिस नंबर से लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया गया है उसी नंबर से राइट हैंड साइड में, यानी कि पूरी इक्वेशन को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो ऐसे केस में जो इक्वेशन लाइन जो हमारे ग्राफ आता है वो कोइंसिडेंट लाइन्स आती हैं। कैसी लाइन्स आती हैं? कोइंसिडेंट लाइन्स आती हैं इस तरह की सिचुएशन में, क्योंकि इक्वेशन एक ही होती है। जब एक ही इक्वेशन है तो एक ही लाइन आएगी। और जब कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या है कि जब एक लाइन दूसरी लाइन पे ही आ रही है, लाई कर रही है, तो वो उसको हर एक पॉइंट पे काट रही है। कितने पॉइंट्स पे काट रही है? इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे उसको क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और लॉजिकली भी देखो, क्योंकि एक सिंगल इक्वेशन है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे।
आप पुट करते चले जाइए एक्स की वैल्यू, वाई की निकालते जाइए, आप एक्स की वैल्यू पुट करते जाइए वाई की, या वाई की पुट करते जाइए एक्स की निकालते जाइए। जितनी भी वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाई करेंगी वही सारी वैल्यूज़ इसको भी सेटिस्फाई करेंगी, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और ग्राफ कैसा आएगा, कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी। जबकि इससे पीछे वाला जो एग्जाम्पल था आप देख सकते हैं, जैसे -2 -1 है, -2 -1 इसको तो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है x इक्वल टू 2y को, लेकिन -2 -1 दूसरी वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप तक रख के देख लीजिए, यहाँ पर x की जगह -2 रखो और y की जगह -1 पुट करो, देखो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। यहाँ x को -2 रखा और y को -1, तो -2 -1 पुट करूँगा तो -1 को -2 से मल्टीप्लाई करूँगा +2, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0। यानी ये जो वैल्यू है ये फर्स्ट इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगी लेकिन सेकंड को सेटिस्फाई नहीं करेगी, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या था, केवल 4 ही एक ऐसी वैल्यू थी जो पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही थी और दूसरी को भी, तो इसलिए में ग्राफ कैसा आया था आपका, इंटरसेक्टिंग ग्राफ आया था। तो ये यूनिक सॉल्यूशन है हमारा, क्योंकि एक ही ऐसी वैल्यू है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पर जो सेकंड केस है हमारा, इसमें जितनी भी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी वो सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इसका होगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक और हम एक ग्राफ मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको ग्राफ तो आ गया, बस मैं ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये तीसरे टाइप का भी आपको आ जाए। 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। रेल्स जानते हो, जिनके ऊपर ट्रेन चलती है, उसको भी बोल सकते हैं। यहाँ पर लाइन्स आप समझ लो इस तरह से, x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0। ठीक है, तो सेम फिर से आपको पता ही है, x की वैल्यूज पुट करते चले जाओ या y की वैल्यू पुट कर दो, x जो है वो आ जाएगा यहाँ से, या y की वैल्यू निकाल लो, 2y = कितना हो जाएगा, 4 - x/2, इस तरह से आ जाएगा आपका। आप अगर x को चेंज करना चाहते हो तो x = आ जाएगा 4 - 2y। एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है और दूसरे की आपको निकालनी है, इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैंने आपको जैसा पहले बताया इस बात का ही केवल ध्यान रखना है कि वैल्यूज़ कैसे आए अब आपकी इंटीजर्स में आए। तो x को 0 पुट किया तो y 2 आ जाएगा, देखो x को 0 पुट करेंगे 4/2, x को 4 पुट किया तो y 0 आ गया। 2 वैल्यूज़ निकाल ली, आप एक और निकाल लीजिए। ऐसे यहाँ पर दूसरी इक्वेशन के लिए निकाल लिया, उसके बाद में 0 3 और 6 0 आ गए, और इनका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, और ग्राफ जब ड्रॉ किया तो कैसा आया, पैरेलल आया। तो क्योंकि लाइंस पैरेलल आई हैं तो क्या ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं करेंगी। यानी कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इस पर लाई करता हो और इस पर भी लाई करता हो, ऐसा है, हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो इंटरसेक्ट कर जाती हैं। तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इस पर भी लाई करे और इस पर भी लाई करे, तो इसका मतलब ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी मीन्स कैसी लाइन्स आएंगी, पैरेलल। तो आपका जो ग्राफ आएगा वो 3 तरह का ग्राफ आएगा, आप समझ गए। या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी आएंगी, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर पैरेलल लाइंस आएंगी, नो सॉल्यूशन क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और या फिर कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी, तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब थोड़ा सा एक और एनालिसिस कर लेते हैं कि ये जो तीनों की तीनों जो वैल्यूज़ थी, तीनों जो केसेस थे, मैं इनको देख लेता हूँ। देखो यहाँ पर जो पहला केस था, पहला जो एग्जाम्पल 1 में था, एग्जाम्पल 1 में x - 2y = 0 इक्वेशन नंबर 1 थी, और 3x + 4y = 20 इक्वेशन नंबर 2 था। ओके, अब मैं थोड़ा ये देख लेता हूँ कि क्या इनके कोफिशिएंट्स में भी कोई रिलेशन है क्या। कोफिशिएंट्स का मतलब जैसे x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट कितना -2, और ये यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है इसका 0 है। इधर भी लेके आ सकते हैं आपको, या तो आप इधर ही रखो दोनों कांस्टेंट टर्म्स को, या फिर इधर लेकर आ जाओ। तो यहाँ पर a1/a2 कितना आएगा, यहाँ पर देखो, इसको इससे कंपेयर करना है आपको। a1x + b1y + c1 = 0, दूसरी को a2x + b2y + c2 = 0, इनसे कंपेयर आपको करना है। तो पहली जो इक्वेशन है वो बन जाएगी आपकी x - 2y - 0 = 0, दूसरी इक्वेशन होगी आपकी 3x + 4y - 20 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, और ये सेकंड इक्वेशन है।
तो अगर आप इसमें देखें A1 अपॉन में A2 कितना आएगा, देखो जरा A1 अपॉन A2। A1 क्या है, x का कोफिशिएंट कितना है बताइए, यहाँ पर 1, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो ये 1 अपॉन 3 आएगा। B1 अपॉन B2, B1 कितना है -2, 4, -2 अपॉन 4 का मतलब हो गया -1 अपॉन 2। C1 कितना है आपका 0, C2 कितना है -20, तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग आया था, आपने देखा एग्जाम्पल 1 जब हमने सॉल्व किया था इंटरसेक्टिंग आया था। तो A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 क्या इक्वल आ रहे हैं, देखो आप जरा, नहीं, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। आप देख लेना जो केस 1 है आपका, ध्यान देना, बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी हम पता लगा सकते हैं कि कैसे सॉल्यूशन। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इफ A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो हमारा होता है, लाइंस कैसी होती हैं हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आएगा इसका। ओके, केस 2, केस 2 जो हमने सेकंड जो ग्राफ ड्रॉ किया था, अगर उसको हम देखें, 2x प्लस 3y प्लस इक्वल्स टू 9 था, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ -9 इक्वल्स टू 0, और 4x प्लस 6y -18 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आप देखो A1 अपॉन A2, टू अपॉन 4, 1 अपॉन 2। अच्छा, साइन भी लेने होते हैं, अगर यहाँ -2 होता तो मैं -2 ही लेता। फिर B1 अपॉन B2, 3 अपॉन 6 यानी कि 1 अपॉन 2। C1 अपॉन C2 -9 अपॉन -18, तो ये भी कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो इस केस में क्या आया कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। देखिए यह ध्यान रखना, अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू आ जाए B1 अपॉन B2, तो C1 अपॉन C2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख दो, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, और अगर इक्वल ना आए, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 को इक्वल नहीं आए, तब तो आपको C1 अपॉन C2 निकालना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इक्वल आ गया ना, यहाँ पर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल आ गया, तो मैंने C1 अपॉन C2 भी निकाला, और तीनों क्या आ गए आपके, इक्वल आ गए। और तीनों इक्वल आ गए तो होता है आपका, आपने देखा भी था, क्या आया था बताओ, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, मैंने बताया कि सेम ही लाइन होती हैं, और होता है हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लिख सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। थर्ड जो केस है हमारा, केस 3। केस 3 में था आपका x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और दूसरा था 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पर A1 अपॉन A2 क्या आएगा आपका 1 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 4, यानी ये भी 1 अपॉन 2। मैंने कहा फिर अगर इक्वल आ गया तो फिर आपको C1 अपॉन C2 पे जाना पड़ेगा, अगर इक्वल नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा पहले ही, फिर उसके बाद C1 C2 निकालने की ज़रूरत आपको नहीं है। -4 अपॉन -12 यानी 1 अपॉन 3 आ गया। तो इस केस में क्या होगा कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल आएगा, और C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है आपका, अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 को इक्वल आ जाए और C1 अपॉन C2 को इक्वल ना आए, तो हमारी लाइंस कैसी आती हैं, अभी अभी आपने किया भी था, लाइंस आएंगी आपकी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, जो ग्राफ आएगा आपका
और होगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हम ये भी लिखते हैं कि इक्वेशन, यहाँ पर सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आता है तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं, सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज नॉट कंसिस्टेंट। नॉट कंसिस्टेंट वर्ड यूज भी होता है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट नहीं है मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 केस, तो हमने पहले ग्राफ ड्रॉ किए, उसके बेस पे कंक्लूजन भी निकाला कि इनके जो कॉफिशिएंट्स हैं उनके रेशियोज को कंपेयर करके हम ये पता लगा सकते हैं बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी। पहले तो ग्राफ किया, फिर उसके बाद इसमें देखा कि इनमें क्या रिलेशन है, कि इनके नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा, और लाइंस हमारी किस तरह की आएंगी। तो अभी मैं थोड़ा सा और एनालिसिस करूँगा। एक छोटा सा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें 10 मिनट्स इसके बारे में बताऊँगा कि ये जो नो सॉल्यूशन आता है ये क्यों आता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इतने आप भी सोच के रखना कि इसमें नो सॉल्यूशन क्या है। जैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तो इसलिए आए क्योंकि दोनों इक्वेशंस क्या थी आपकी, सेम। लेकिन इस केस में ऐसा क्या है कि इसमें नो सॉल्यूशन क्यों आता है कि a1/a2 b1/b2 को इक्वल हो जाता है और c1/c2 को इक्वल नहीं है, तो नो सॉल्यूशन आ जाता है। ऐसे तो हमको याद है, रटते हैं बच्चे 90%, मोर देन 90%, लेकिन 1% बच्चों के दिमाग में ये भी आता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके बारे में जो एनालिसिस करेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि क्या इसके पीछे लॉजिक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करूंगा। और आप लोगों को क्या करना है, अभी ग्राफ्स क्या करने हैं, इनके ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, आपका ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो अच्छी तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। एक और वीडियो मैं ग्राफ्स के ऊपर लूँगा, उसके बाद हम अदर मैथड्स सीखेंगे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो आता है, अच्छा लगता है तो आप लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।